हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अभिगमनांकों का प्रायोगिक निर्धारण, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। अभिगमनांकों के निर्धारण के लिए निम्न में से कोई एक विधि काम में लेते हैं। फर्स्ट विधि है हिटॉर्फ मेथड और सेकंड विधि है चल सीमा विधि, जिसे हम मूविंग बाउंड्री मेथड भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हिटॉर्फ मेथड की। यह विधि विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय एनोड तथा कैथोड कक्षों में सांद्रता परिवर्तनों के अध्ययन पर निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? जब हम विद्युत अपघटन करते हैं उस समय कैथोड तथा एनोड कक्षों में क्या कंसंट्रेशन चेंजेस आ रहे हैं, क्या सांद्रता में परिवर्तन आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में विद्युत अपघटनों की सांद्रता में कमी उस आयन की चाल के समानुपाती होती है जो उस विभाग को छोड़कर जाते हैं। सीधी सी बात है, आयन की चाल के समानुपाती होता है। जैसे कैथोड में ऐसे कौन से जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो किधर की तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड से पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनोड विभाग से विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी। तो एनोड की तरफ कौन होता था? पहले पॉजिटिव चार्ज वाले रहते थे, तो जो धनायन का गति होती है उसके समानुपाती होगा, तो ये हो जाएगा एनोड विभाग में विद्युत अपघटन की कमी। और इसी प्रकार के कैथोड विभाग से विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी क्या हो जाएगी? V के समानुपाती हो जाएगी, या जो ऋणायन की चाल के समानुपाती हो जाएगी। और दोनों विभाग से विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी जब इन दोनों की चालों का योग हो जाता है, दोनों आयनों की धनायन व ऋणायन आयनों की चालों का योग दोनों विभाग से विद्युत सांद्रण के कमी के बराबर हो जाती है। अब हम देखते हैं समीकरण जो 85 है में 87 का भाग देने पर हमें क्या मिलता है। एनोड विभाग में विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभागों में विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी, जो कि क्या हो जाता है U अपॉन U प्लस V। इसी प्रकार कैथोड विभाग में और दोनों विभागों का सांद्रण में कमी का जब अनुपात लेते हैं तो हमें मिलता है V अपॉन U प्लस V। धनायन का अभिगमनांक हमें पता है ये क्या होता है, ये जो चीज़ होती है वो क्या होती है? धनायन का अभिगमनांक। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, धनायन का अभिगमनांक NC इज इक्वल टू U अपॉन U प्लस V। इसी तरह से ऋणायन का अभिगमनांक हो जाएगा, इसी तरीके से ऋणायन का अभिगमनांक हो जाएगा। अब ये देखिए NC को हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब धनायन का अभिगमनांक को हम कैसे बताएंगे? एनोड विभाग में विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी या दोनों विभागों में विद्युत अपघटन के सांद्रण में कमी, दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या हो जाएगा? धनायन का अभिगमनांक हो जाएगा। यदि सांद्रता को ग्राम तुल्यांक में प्रदर्शित करें, सांद्रण में कमी आ रहा है और इसी सांद्रता को हम कौन सी यूनिट में प्रदर्शित करते हैं? ग्राम तुल्यांक में। तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे धनायन के अभिगमनांक को। एनोड विभाग में विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी हो जाएगी, और इसी तरीके से दोनों विभागों से विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? NC, यानी धनायन का अभिगमनांक हो जाएगा। चूंकि दोनों विभागों से विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांक की कमी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या के बराबर है, अतः समीकरण 91 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने जब एक्सपेरिमेंट देखा था लास्ट लेक्चर में हिटॉर्फ वाला, तो हमने देखा था कि दोनों कैथोड पे या एनोड पे जो डिपॉजिट होने वाली आयनों की संख्या होती है वो बराबर होती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों विभागों में से विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांकों में कमी, जो दोनों विभागों के विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांकों की कमी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है। हमने पिछले लेक्चर में एक्सपेरिमेंट जो देखा था उसमें भी हमने देखा था कि ये रियल था कि जितनी कमी होती है वो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जमा हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या के बराबर होती है। तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एनोड विभाग से विद्युत अपघटन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या।
यह भी हमें धन आयन का क्या बता देगा, अभिगमनांक बता देगा। प्रायोगिक विलयन के साथ परिपथ की श्रेणी में सिल्वर अथवा कॉपर किलोमीटर लगाकर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांक किलोमीटर के कैथोड पर निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांकों के बराबर होते हैं। अतः कैथोड पर जमा हुआ सिल्वर या कॉपर का भार ज्ञात कर लेते हैं। अतः समीकरण 92 को निम्न रूप से लिखा जा सकता है। यहाँ हम उसी श्रेणी में परिपथ जो हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसी में श्रेणी में सिल्वर या कॉपर किलोमीटर लगा देते हैं और उनका जो जमा हुआ ग्राम तुल्यांक होता है जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर वो जो हम प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांक किलोमीटर के कैथोड पर निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो हम किस तरीके से लिख लेंगे समीकरण 92 को, इस तरीके से लिख लेंगे। एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी और किलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। इसी प्रकार कैथोड के लिए हो जाएगा, कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन किलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। इस तरीके से हम धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात कर लेते हैं। अतः हिटोर्फ विधि द्वारा अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए कैथोड या एनोड विभाग के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी और किलोमीटर में निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांक की संख्या को ज्ञात करना आवश्यक है। ये तभी हमारा हिटोर्फ मेथड काम करेगा किसी भी आयन के अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए। अब इसके लिए उपकरण क्या होता है देख लीजिए। हिटोर्फ उपकरण का सामान्य चित्र 5.10 में दिखाया गया है। अभी हम देखते हैं कौन सा चित्र होता है ये। इसमें दो ऊर्ध्वाधर नलियाँ ए व बी होती है जो बीच में एक यू नली द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। नली एक कैथोड नली और नली बी एनोड कक्षों को तथा यू नली मध्य कक्षों को प्रदर्शित करती है। देखिए ये है यहाँ पर, ये यू नली है, ये ए नली हो जाएगी और एक बी नली हो जाएगी। यू नली तो ये हो ही गई, ए और बी नली ये हो ही जाएगी। इस तरीके से आपस में ये जुड़ा हुआ चित्र होता है। बीच में ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना हुआ है इसमें। यदि ए कैथोड नली तथा बी एनोड कक्षों को तथा यू नली मध्य कक्ष को प्रदर्शित करती है। तीनों नलियों के नीचे रोधनी टोटियाँ यानी स्टॉप कोक लगी रहती है। यू नली के सिरों पर भी पी तथा क्यू रोधनी टोटियाँ लगी रहती है जिसे बंद करके कैथोड व एनोड नलियों के बीच आवागमन को बंद किया जा सकता है। संपूर्ण उपकरण में ज्ञात सांद्रता के विद्युत अपघटन का विलयन भर देते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्राम होता है, देख लिए ए बी और यू। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने और ये यू माने, ये यहाँ पर रोधनी टोटी हो गई यू नली के। और इधर की बात करें तो ये यहाँ इसके लिए ये रोधनी टोटी हो गई, ये रोधनी टोटी हो गई और इसमें ज्ञात सांद्रता का क्या भरा हुआ है, ज्ञात सांद्रता का विलयन भरा हुआ है। उपयुक्त धातु के इलेक्ट्रोड जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, चित्र में दिखाए अनुसार ए व बी नलियों में फिट कर देते हैं। इन इलेक्ट्रोड का मिली एमीटर एम, किलोमीटर सी, परिवर्ती प्रतिरोध आर और बैटरी अक्ष से श्रेणी में जोड़ देते हैं। तत्पश्चात 0.01 से 0.02 मतलब 10 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं, जिससे कि दोनों कक्षों में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में इतना परिवर्तन हो जाए कि इससे नापा जा सके, परंतु बहुत अधिक परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। प्रयोग के अंत में यू नली की रोधनियाँ पी तथा क्यू को बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों कक्षों के विलयन एक दूसरे से नहीं मिल सके। शुष्क और तुले हुए अलग अलग फ्लास्कों में तीनों विभागों से संपूर्ण विलयन निकालकर उनका विश्लेषण कर लिया जाता है। मध्य विभाग के विलयन के सांद्रता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था, वहाँ पर भी मध्य जो कंपार्टमेंट था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था आयनों की संख्या में। यदि इसमें परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब यह है कि विद्युत द्वारा मतलब अधिक विद्युत द्वारा प्रवाहित हुई है। ऐसी इस परिस्थिति में प्रयोग फिर दोबारा करना चाहिए। विश्लेषण में कमी का पता लगाया जाता है। किलोमीटर या वोल्टामीटर में निक्षेपित धातु की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। इलेक्ट्रोड की भिन्न भिन्न प्रकृति के फलस्वरूप अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। 3 ऐसी संभव स्थितियों के लिए अभिगमनांक निकालने के लिए सूत्रों का हम निगमन करेंगे। इलेक्ट्रोड पे कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, हम यहाँ पे 3 ऐसी संभव परिस्थितियाँ लेंगे
जो कि उत्पन्न हो सकती है और उन्हीं से आयनों का अभिगमनांक निकालेंगे। सबसे पहली परिस्थिति होगी यदि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहे, मतलब इलेक्ट्रोड पे किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं आ रहा हो। इस विधि में प्लेटिनम या गोल्ड इलेक्ट्रोड के बीच सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद Ag+ या NO3- द्वारा इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहती है, अतः अभिगमनांक की गणना सरल है। माना कि वैद्युत अपघटन के पश्चात x ग्राम एनोड विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलय है तथा सिल्वर किलोमीटर या वोल्टमीटर से W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। आगे देखते हैं। अतः एनोड विलयन में जल का भार x तो क्या था, x ग्राम एनोडिक विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट था, तो x - y अगर करेंगे तो हमें एनोड विलयन में जो जल का भार है वो मिल जाएगा। तो अतः एनोड विलयन में जल का भार कितना आ गया, x - y। और माना कि प्रारंभ में x - y ग्राम जल में z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट उपस्थित थे स्टार्टिंग में, जब हमें डिपॉजिट नहीं हुआ था सिल्वर। लेकिन एनोड के चारों ओर सिल्वर नाइट्रेट में कमी क्या हो जाएगी, z - y होगी। अब हमें पता है AgNO3 का जो परमाणु भार कितना होता है, 170। तो 170 गार में सिल्वर की मात्रा कितनी, 108 ग्राम। तो एक में कितनी होगी, 108/70। इसलिए जो z - y ग्राम था, जो सिल्वर नाइट्रेट के भार में कमी हुई है जो कि W है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ये z - y इंटू 108/170। और इससे हमें वो मात्रा निकल जाएगी जो एनोड के चारों तरफ Ag+ की सांद्रता में कमी हुई है वो। और वोल्टामीटर से हमें जो निक्षेपित चांदी की मात्रा मिली जाएगी, जो हमें पैरेलल वोल्टामीटर लगा रखा था, इन दोनों के अनुपात से क्या मिल जाएगा, Ag+ का अभिगमनांक मिल जाएगा। और आगे हमें ये तो Ag+ का मिल गया, मतलब केटायन का। और अब हम एनायन का या नाइट्रेट का अभिगमनांक निर्धारित करना है तो 1 - NC कर देंगे, मतलब एक में से Ag+ का अभिगमनांक घटा देंगे तो हमें नाइट्रेट का भी अभिगमनांक मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोड प्रभावित नहीं होते हैं, हम आयनों का अभिगमनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हमारा पास सिचुएशन है जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा। जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से अभिक्रिया करते हैं, मान लीजिए कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत अपघटन कराया जाता है। मतलब हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है और सिल्वर नाइट्रेट विलयन का विद्युत अपघटन हम करवा रहे हैं। इस प्रयोग में Ag+ आयन के एनोड से कैथोड की ओर गमन करने के कारण एनोड के निकट इस विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि पाई जाती है। कारण क्या है इसका, कि कैथोड से आने वाला नाइट्रेट आयन एनोड पर अपना चार्ज डिस्पोज करेगा, अनावेशित होगा, और अनावेशित होकर सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करके, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वहाँ पे उसको सिल्वर मिल रही है, सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करके सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, जिससे एनोड के कक्ष के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। रिएक्शन किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। NO3- Ag यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे अपना चार्ज अनावेशित करके या डिपॉजिट करके AgNO3 बनाएगा, चार्ज यहाँ पर छोड़ देगा। इस तरीके से माना कि प्रयोग में सिल्वर वोल्टामीटर में कैथोड पर W ग्राम सिल्वर निक्षेपित हुई है। हमें यहाँ पे कितनी सिल्वर निक्षेपित हुई है, W ग्राम। अतः फेराडे के नियम के अनुसार सिल्वर इलेक्ट्रोड से W ग्राम सिल्वर घुल जाएगी, बिल्कुल घुलेगी, और एनोड विलयन में मिल जाएगी। जो जितना सिल्वर निक्षेपित हुई उतनी सिल्वर वहाँ उधर जो सिल्वर इलेक्ट्रोड था उससे घुल जाएगी सिल्वर, NO3- आयन से रिएक्शन कर कर, और एनोड विलयन में मिल जाएगी। अर्थात एनोड कक्ष में सिल्वर की वृद्धि W ग्राम होनी चाहिए। माना कि प्रयोग के पश्चात x ग्राम एनोडिक विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मौजूद है। मतलब प्रयोग के पश्चात कितनी सिल्वर नाइट्रेट पर मौजूद है, y ग्राम। अतः जल का भार क्या होगा, x - y ग्राम हो जाएगा।
और माना कि प्रयोग के प्रारंभ में x माइनस वाई ग्राम जल में z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट था। तो प्रारंभ में कितना था z और बाद में कितना हो गया y, तो y माइनस z क्या हो जाएगा, कितना भार में वृद्धि हुई सिल्वर के वो हो जाएगा। तो y माइनस जेड ग्राम AgNO3 के भार में वृद्धि हमने जिस तरीके से पहले वाली परिस्थिति में निकाला था उसी तरीके से निकाल देंगे और यहाँ पे W ग्राम सिल्वर हमें भार में वृद्धि आ जाएगी। लेकिन यदि एनोड से चांदी के आयनों का अभिगमन न हुआ तो ये वृद्धि W ग्राम होती, लेकिन वास्तव में ये W ग्राम होती है क्योंकि Ag+ आयनों का भी तो अभिगमन हो रहा है कैथोड की तरफ। तो अगर ये नहीं होता तो उस कंडीशन में वास्तविक वृद्धि W ग्राम होती ही, लेकिन यह भी W ग्राम ही है। तब उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, देखिए। अतः सिल्वर आयनों Ag+ के अभिगमन के कारण एनोड के चारों ओर सांद्रण में कमी कितनी हुई। अगर वो नहीं होती तो W जो कैपिटल W है उतनी ग्राम वृद्धि होती, लेकिन आयनों का अभिगमन तो हुआ ही है, सिल्वर आयनों का अभिगमन कैथोड की तरफ हुआ ही है। इसकी वजह से जो वृद्धि हुई है वो ये हुई है W माइनस W ग्राम। सांद्रण में ये कमी हुई है क्योंकि कितना चला गया होगा, अभी तो W ग्राम है और नहीं जाता तो ये होता, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा कि कितनी सांद्रण में कमी हुई, तो ये कमी हुई है। अतः Ag+ आयनों का अभिगमनांक अपने निकाल लेंगे, कितनी सांद्रण में कमी हुई और कुल निक्षेपित मात्रा। तो इस तरीके से हमने Ag+ आयन का अभिगमनांक निकाल दिया। और अगर NO3 माइनस आयन का अभिगमनांक निकालते हैं तो हमें 1 में से घटा देंगे तो हमें NO3 माइनस आयन का अभिगमनांक ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने हिटहोफ विधि से किस तरीके से और हम आयनों का अभिगमनांक निकालते हैं और कैसी सिचुएशन होती है इलेक्ट्रोड के साथ जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो इलेक्ट्रोड प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। तो उन दोनों परिस्थितियों में हमने देखा कि किस तरीके से अभिगमनांक निकालते हैं हिटहोफ विधि से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।